कि यहाँ के जो ओबीसी और पिछड़े लोग हैं जो यहाँ से संघर्ष करते आ रहे हैं लगातार अलग अलग पार्टियों में, वो कहाँ पे खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े हो पाते, वो विधायक क्यों नहीं बन पाते, वो यहाँ से सांसद क्यों नहीं बन पाते। हम एक बार इनको सबको हराने का जिस दिन काम कर देंगे उसी दिन आगे की पंचवर्षीय में राजनीति का सुधार हो जाएगा, सुधार आना शुरू हो जाएगा। कि चाचा और भतीजे को एक हो जाना चाहिए। और जिस दिन समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में समझौता हो गया, गठबंधन हो गया, तो सभी लोग की मंशा है और उस मंशा का पालन करना चाहिए। आज के हमारे खास मेहमान हैं रायबरेली जिले के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष व मौजूदा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता राम सिंह यादव। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं INF इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में, और रायबरेली जिले में इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और मौजूदा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता राम सिंह यादव हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राम सिंह जी, INF में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है जी कि आपने जो है हमारे पास समय दिया जी, आपका मेरा सौभाग्य है जी। हम थोड़ा सा गुणागणित आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप यहाँ के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में भी आपने राजनीति करी। क्या कहती है रायबरेली राजनीति 2022? रायबरेली में जब तक गुणागणित जो चालू है जी, रायबरेली की गुणागणित जो यहाँ के कुछ राजनीतिक गठजोड़ है, जो जिनका जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और जो भाजपा है, इनके कुछ जो तथाकथित नेता हैं रायबरेली में, वो आपस में उनका सामंजस्य है। वो जब मौका पड़ता है तो समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं, वो मौका पड़ता है तो बीजेपी में चले जाते हैं, मौका पड़ता है तो कांग्रेस की राजनीति करने लगते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ का एक रायबरेली के आबो हवा है, इसको बहुत दूषित कर रखा है जी। और इस दूषित राजनीति को सही करने के लिए बड़ा संघर्ष की जरूरत है। रायबरेली वैसे तो इसका इतिहास रहा है, चाहे वो राणा बेनी माधव रहे हों, चाहे बीरा पासी रहे हों, चाहे उदा देवी रही हूँ, मतलब जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं यहाँ के, ये दाऊद मुल्ला और मलिक मोहम्मद जायसी की धरती है जी। यहाँ भी कलम की धनी, चाहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हों, चाहे निराला जी रहे हों, ये धरती बहुत उपजाऊ जी। और इस धरती पर जो राजनीति है, इस रायबरेली की राजनीति में पहले कांग्रेस का जमाना था। कांग्रेस में एक 1990 तक यहाँ कांग्रेस का विधायक हुआ, MP आज तक हो रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य कह लीजिए अशोक जी कि रायबरेली में दलित और पिछड़ों को एकदम बिल्कुल निचोड़ के रख दिया और राजनीति में भागीदारी के लिए दलित और मूल रूप से पिछड़े रायबरेली के उपेक्षित रहे जी। उनको ना तो कभी सत्ता की मलाई मिली, ना उन कहीं सरकार की तरफ से या किसी संगठन की तरफ से कहीं उपकृत करने का काम, वो केवल झंडा और बिल्ला होते रहे और दरी बिछाते रहे। नहीं, वही तो सवाल है कि यहाँ पे अगर हम देखें मौजूदा टाइम में, अगर भारतीय जनता पार्टी का भी हम देखें तो हरचंदपुर से राकेश सिंह विधायक हैं, उनके भाई MLC दिनेश प्रताप सिंह हैं, सरेनी विधानसभा से धीरेन्द्र बहादुर सिंह हैं, आपके समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे ऊंचाहार से हैं, सदर से अदिति सिंह हैं। मैं सवाल तो वही है ना कि यहाँ के जो ओबीसी और पिछड़े लोग हैं जो यहाँ से संघर्ष करते आ रहे हैं लगातार अलग अलग पार्टियों में, वो कहाँ पे खड़े हैं, क्यों नहीं खड़े हो पाते, वो विधायक क्यों नहीं बन पाते, वो यहाँ से सांसद क्यों नहीं बन पाते? एक चीज बता दें भाई साहब, अगर जो पिछड़े लोग हैं और दलित लोग हैं जी, ये सभी सीटों पर इनको जो सब पार्टियां एक ही जाति के लोगों को टिकट देती हैं, सभी दल
सामंतवादियों को टिकट देने का जो काम करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम एक बार इनको सबको हराने का जिस दिन काम कर देंगे, उसी दिन आगे की पंचवर्षीय में राजनीति का सुधार हो जाएगा, सुधार आना शुरू हो जाएगा। कैसे हराएंगे? क्या आपके पास फार्मूला है? कैसे आप हरा पाएंगे? इतने लंबा संघर्ष तो आप लोग कर रहे हैं। नहीं, संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, सबसे यहाँ तो कांग्रेस ने एक बीज बोया है पहले से। कांग्रेस में कभी पिछड़ों का साथ नहीं दिया जी, और ना पिछड़ों की प्रोन्नति करी। बस केवल एससी की 2 सीटें यहाँ से आती हैं, कुछ लोगों को अपना उनसे एमएलए के चुनाव लड़ाती नहीं, लेकिन उनको फ्रंट पर खुले मन से खुली बैटिंग करने, खुली राजनीति करने का कभी मौका कांग्रेस ने नहीं दिया। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आरक्षित सीटों पे तो लड़ा लेते हैं चुनाव, और जो इसमें रह जाता है पिछड़ा, और पिछड़े वर्ग का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो किसी न किसी तरह से जो है नुकसान में है, क्योंकि नुकसान किया जा रहा है जी। उसको जैसे 4 सीटें यहाँ सामान्य वर्ग की हैं, तो कम से कम जो पार्टी चुनाव में अपने टिकट दे तो सबका सामान्य पिछड़ा, किसी में लोधी, किसी में यादव बिरादरी, किसी में मौर्य को, किसी में ठाकुर को, किसी में ब्राह्मण को, इस तरह टिकट बांटने चाहिए सामाजिक संगठन। क्योंकि यहाँ पर 4 लाख से ज्यादा यादव जी और 3 लाख लोधी जी और 1 लाख से करीब पटेल है, और जो दूसरी हमारी अदर बैकवर्ड की जातियां भी बहुत भारी संख्या में है। पूरे जिले की बात कर रहे हैं? किसी विधान पूरे जिले की बात मैं कर रहा हूँ। 4 लाख से ज्यादा यादव है यहाँ पूरी हमारी 6 विधानसभा में जी, और पटेल बिरादरी भी 1 लाख से ऊपर है, और लोधी बिरादरी भी यादव के लगभग 3.5 लाख के लगभग है, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी भी संख्या बहुत अच्छी खासी है। और जो हम पे रूल कर रहे हैं, जो कांग्रेस का बनाया हुआ है, जो कांग्रेस ने पहले से इसकी राजनीति वैसी रही, उनके संगठन में भी उसी तरह के लोग हैं। इसका पतन का, कांग्रेस के पतन का कारण, यहाँ रायबरेली से पतन का कारण ही कुछ विशेष लोगों को संरक्षण देना, उस तरह के सामंती विचारधारा के लोगों को संरक्षण देना, उनको पल्लवित प्रफुल्लित करना, और उसी तरह के लोगों को इतना मजबूत करना। किसी पिछड़े, किसी दलित को कभी हमने नहीं देखा कि आगे लाके उनके साथ राजनीति करें, उनको आगे प्रोन्नत करें और वो जिले में अपना कार्यक्रम वो करें, उनके लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। भाई जी, हम तो चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी जी उसकी उतनी भागीदारी। ये फार्मूला है हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का है जी, और हमारे जो नेता रहे हैं, समाजवादी नेता रहे हैं, उनका यही कहना है। उसमें तमाम की विनंतियां हैं। आप जानते हैं कि तमाम तरह के उत्पीड़न हुए पिछड़ों के साथ, गैर बराबरी रही, और दलितों के साथ आज भी भेदभाव जारी है जी। और हम तो यही अनुरोध करें, जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनमें जो है समाज के जो वंचित लोग हैं, जब तक वंचित लोग आगे नहीं आएंगे, वंचित लोगों को राजनीति, रोजी रोटी से आगे नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक जो है रायबरेली की दशा और दुर्दशा इसी तरह, दशा सुधरने वाली नहीं, दुर्दशा इसी तरह होती रहेगी जी। आज़ादी के 70-75 साल हो गए, लेकिन रायबरेली में पिछड़ा वर्ग के लोग आज कहाँ पा रहे हैं, और सभी सीटों पे सभी दल, जो राजनीतिक दल हैं, अपने उसी तरह के जो रूल करने वाले लोग हैं उन्हीं को चुनाव में लड़ा, क्योंकि आर्थिक भागीदारी इनको नहीं मिली। सरकार जैसे आई, किसी की भी सरकार आई, तो उनको जैसे किसी को राजनीतिक जिम्मेदारी, सरकारी पदों से नवाजा नहीं गया, आर्थिक यहाँ की स्थिति के सुधार नहीं हुआ, किसी भी कार्यकर्ता, पिछड़े वर्ग के पिछली सरकारें रही, आज जो सरकारें हैं, किसी पिछड़े वर्ग को
किसी स्थान पे, ना किसी आयोग में जी उनको स्थान नहीं दिया गया, ना उनको ठेकेदारी दी गई, ना उनको आर्थिक मजबूत करने का कोई उपक्रम सोचा गया, और नौकरियां और बेरोजगारी आप बढ़ी, मतलब जो ओबीसी और दलित हैं उनकी अनदेखी किया राजनीतिक। हाँ, राजनीतिक दलों। अच्छा, 2019 में सोनिया गांधी के सामने आप लोकसभा का चुनाव लड़े प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जी। ये जानते हुए भी कि सोनिया गांधी को हराना बहुत मुश्किल है, फिर भी राम सिंह सोनिया गांधी के सामने जाकर फाइट करते हैं, क्या सोच कर लड़े थे? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह जी का आदेश मिला, और वैसे तो मैं पहले ही चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुका था। चुनाव 2019 के पहले 18 में हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हमने कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और हो सकता है वो संयोग ही कहा जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं जी। हम लोग खेती किसानी के लोग हैं। आज राजनीति की परिभाषा ही बदल चुकी है। सोचिए जी, पहले था कि जो आदमी क्षेत्र में काम करता है, चर्चा पर्चा खर्चा जी, चर्चा पर्चा खर्चा, चर्चा पहले होती थी, खर्चा बाद में नंबर आता सबसे लास्ट। आज राजनीति का स्वरूप बिल्कुल उलट हो गया है, पहले खर्चा पर्चा चर्चा, अब आप पहले खर्चा करेंगे तब आपकी चर्चा होगी जी। तो ये परिवर्तन है, ये स्थितियां हैं राजनीति में। इतना हम लोग थक्कड़ वाली राजनीति किए, समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे, आज 35 साल हो गया, और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो मजलूम है, जो पीड़ित हैं, जो उपेक्षित हैं, उनके बीच में हम लोग काम करने का, उनकी मदद करने का काम करते हैं। जो यहाँ से विधायक हो जाते हैं, किसी मजलूम का, किसी दलित का, किसी उपेक्षित की मदद करने का काम कभी न किए हैं, और न आगे उम्मीद है इन लोगों से, जब तक उनका कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। और लोकसभा चुनाव की बात रही तो हमने कहा कि हम भले नहीं जीत पाएंगे, लेकिन एक जो है मिसाल कायम करने का काम करेंगे। कील, भाई कील कितनी छोटी होती है जी, लेकिन बड़े से टायर में अगर लग जाती है तो पंचर करने का काम करती है। अगर हमारे पास भी बस्ता बांटने के लिए धन होता, हमारे पास प्रचार के संसाधन होते, तो हम सोनिया गांधी को हरा सकते थे जी। उनको हराने का हम काम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं थे। आज संसाधन, प्रचार, जब प्रचार सामग्री नहीं है तो हर जगह तो आप बाहर गए। अच्छा, तमाम सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से भी ये आवाजें आ रही हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आवाजें आ रही हैं कि चाचा और भतीजे को एक हो जाना चाहिए, चुनाव सर पर है। अगर वाकई एक होना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता ये देरी हो रही है, या अलग ही चुनाव लड़ने की रणनीति है क्या? सर, हमारे राजनीतिक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवपाल सिंह यादव जी ने कई प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मंथन में रहा हो, चाहे एबीपी न्यूज़ के कार्यक्रम में रहा हो, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तमाम संदेश भी दिए हैं कि हम एक होना चाहते हैं। भाई हमसे कोई बात तो करे, उनका यही कहना है। और इतना खुले तौर पे कोई मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का न कहा होगा कि हम बिल्कुल तैयार हैं। और जिस दिन समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में समझौता हो गया, गठबंधन हो गया और सीटों का बंटवारा हो गया, तो उस दिन भाई हमारे नेता ने तो कहा कि मुख्यमंत्री तो माननीय अखिलेश यादव जी को ही बनना है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बनना है जी, तो पहल उसी को करनी चाहिए जी। अब ये देरी तो हो रही है, और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता जो चाह रहे हैं आज कि गठबंधन हो, मतलब किसी जमीनी स्तर पे जाइए, क्षेत्र में कहीं जाइए, तो सभी लोग की मंशा है, और उस मंशा का पालन करना चाहिए, उस मंशा के समीक्षा करानी चाहिए, और उसकी दोनों मतलब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उनको करना चाहिए, पहल करना चाहिए। हाँ, पहल करनी चाहिए। अच्छा, चूंकि बीजेपी से आपकी टक्कर है, आपको लगता है अगर चाचा भतीजा एक हो गए तो क्या बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन है,
वो अपने काम को गिना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने 4.5 सालों का जो लेखा जोखा है, उपलब्धियां हैं, उनको मैदान पे आके उन्होंने गिनाया है और वो कह रहे हैं कि इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें हम लेकर आएंगे। तो क्या चाचा भतीजा एक हो गए, तब क्या आपको लगता है कि वाकई पलट पाएंगे इस सरकार को? क्या अगर चाचा भतीजा एक हो गए तो ये 100 सीट के अंदर आ जाएंगे बीजेपी वाले। ये मेरा आकलन। हम तो सोच रहे हैं कि 50 सीटों पे रह जाएंगे, भले मशीन से, ये तो मशीन से लड़ेंगे चुनाव और तमाम तरह से गुमराह करने का भी प्रयास करेंगे, कर रहे हैं। और इन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कोई बीजेपी के नेता बताए कौन सा काम किया है? मजदूर को मजदूर बनाने का न शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, न दवाई के क्षेत्र में कोई काम किया। ऑक्सीजन कितने हमारे समझ से, हमारे अगल बगल, हमारे मुंशीगंज में, मैं जहाँ रहता हूँ, करीब 30 लोग उस दौरान कोरोना जैसी महामारी से, वो कोरोना की ही तो उपलब्धि गिना रहे हैं कि कोरोना जब आया तो हमने लोगों को खाने के लिए दिया, फ्री में हम अनाज दे रहे हैं, विश्व का एक बड़ा टीकाकरण इंडिया में हो रहा है, वो हम फ्री में करवा रहे हैं। तो क्या इसको उपलब्धि नहीं मानते आप? नहीं, ये कोई उपलब्धि नहीं है। जो भी सरकारें, चाहे पल्स पोलियो रहा हो, आज भी टीकाकरण चल रहा है, ये कोई उपलब्धि नहीं है। ये तो सरकार का काम होता है। सरकार का काम होता है जब जनता देश की किसी समस्या में खड़ी हो तो उसके साथ खड़े होने का काम होता है। ये सरकारी व्यवस्था है। इस सरकारी व्यवस्था में ये कोई उपलब्धि नहीं है। इन्होंने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कहाँ थी? कितने, हमारी समझ से करोड़ों लोग अकाल मृत्यु के गाल में चले गए। हमारे जानने वाले, हमारे संबंधी तमाम 200-300 लोग तो जिनके हम मिट्टी में गए हैं, जिनके उस समय हमको तमाम लोग कहते थे कि आप रोज डलमऊ घाट पहुंच जाते हैं किसी मिट्टी में, इस तरह की बीमारी में, आप भी डायबिटिक हैं, आप न जाया करें। तो हमने कहा कि जब होना होगा कुछ जी, हम बचाव करके हम हर जगह पहुंचने का काम करते थे जी। और सरकार ने करोड़ों नौकरियां छीन ली, पूरा बेरोजगार सड़क पे टहल रहा है, व्यापारियों का रोजगार छीन लिया इस सरकार ने, क्रय शक्ति समाप्त हो गई। और आप किसी किसान के पास जाएं, किसी विद्यार्थी के पास जाएं और किसी नौजवान बेरोजगार के पास जाएं तो देखेंगे कि क्या स्थिति, उनकी दशा क्या है। आज लोग जो दोनों टाइम रोटी खाते थे वो एक टाइम में आ गए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और अब ये क्या कारण है कि जो उनके मित्र अडानी अंबानी पूरा रेल खरीदे रहे हैं। देश संकट में है। आज सबसे बड़ा संकट देश के ऊपर है। अगर ये सरकारें नहीं हटी, इनको नहीं हटाया, हम देश के लोगों ने, सभी पार्टियों ने गठजोड़ करके इनको अगर नहीं हटाया, सत्ता से बाहर नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो है देश पर ये कब्जा कर लेंगे, जो चंद व्यापारी मित्र हैं इस सरकार के जी। और ये सभी मामलों, चाहे पढ़ाई, दवाई, शिक्षा, रोटी, कपड़ा और मकान, सब में फेल हो चुकी है। आज नौजवान रो रहा है। विद्यालय बड़ी मुश्किल से खुले हैं, आज भी उनकी स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो पाई है। लोग फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं जी विद्यालयों में, और सड़कें इतनी खराब हैं, आप आए होंगे जी, तो इतनी सड़कें खराब हैं, रोज जानलेवा हो रहे हैं, कितने लोग अकाल मृत्यु इन सड़कों के गड्ढों में गिर के मर रहे हैं जी। और जो सांड है छोड़ रखा है जी। अभी हम परसों जा रहे थे तिरही में, रात में हमारी गाड़ी से लड़ गया जी, एकदम दौड़ते हुए आया और हम तो कहे कि हम भी चले गए, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र, गाड़ी टूट गई लेकिन मैं बच गया जी। तो पूरा देश का किसान जो है अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। इस कड़ाके की बरसात हो रही थी जी, इधर लोग अपना जानवरों को, आवारा पशुओं को, और आवारा पशुओं के शेड बनाने पे डकैती भी हो रही जी, उनके नाम पे भ्रष्टाचार भी हो रहा। और इस सरकार से ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। और केवल ये कभी अब्बा जान, कभी क्या जान, कभी क्या, हिंदू मुस्लिम कराने के वो चल रहा है। किसान, देश का किसान सड़कों पे है, बड़ा दुर्भाग्य का काम है। आज 11 महीना होने वाला है जी, देश का किसान दिल्ली की राजधानी के चारों तरफ सड़कों पर है,
ये बहुत बड़ा आंदोलन जिसमें कि हजारों किसान शहीद हो चुके हैं। इतनी निष्ठुर सरकार है, इतनी निर्दयी सरकार है, और इस सरकार को और इस सरकार में जितने भी मंत्री मिनिस्टर जो भी हैं, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चलिए, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है। चलिए राम सिंह जी, आपने बेबाक तरीके से बात रखी, बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो ये थे राम सिंह, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता हैं और रायबरेली से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तमाम सारे आरोप कांग्रेस पर भी लगाए, तमाम सारे आरोप बीजेपी की सरकार पर लगाए। सरकार ने जो मौजूदा समय में तमाम उपलब्धियों को गिनाया, इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, सरकार फेल है। लेकिन जो बुनियादी सवाल रायबरेली का है कि यहाँ पर पिछड़े और दलितों को उत्थान क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए समाजवादी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया। फिलहाल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर कुछ कमाल उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में करेंगे, ऐसा उम्मीद है। फिलहाल यहाँ से इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और जगह पर। नमस्कार।